राधे राधे मित्रों, मैं हूं शिवाकांत शुक्ल और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शुक्ल जी संस्कृत ज्ञान गंगा में। मित्रों, अभी तक हम लोग वृद्धि संधि के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। और वृद्धि संधि का जो प्रमुख सूत्र था वृद्धि रेचि, उसको भी हम लोगों ने देखा। और उसके बाद एक सूत्र आया एत्य धत्युट्सु, उसको भी हम लोगों ने देखा। एक और प्रक्रिया बाकी है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद फिर पररूप संधि का प्रकरण प्रारंभ होगा, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले हम लोगों को एक सूत्र समझना अत्यंत आवश्यक है। वो सूत्र है उपसर्गाः क्रिया योगे। उपसर्गाः क्रिया योगे। ये सूत्र आप लोग अष्टाध्यायी में देखेंगे तो संभवतः 1, 4 और 59 का यह सूत्र होगा। 1, 4, 59। 1, 4, 59 मतलब पहले अध्याय के चौथे पाद का 59 नंबर सूत्र, ठीक है। तो ये 1, 4, 59 का है। अब हम लोग इसका अर्थ देखेंगे। पहले सूत्र के माध्यम से हम लोग अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, दो पद है इसमें, एक है उपसर्गाः और दूसरा है क्रिया योगे। क्रिया योगे अर्थात क्रिया का योग रहने पर, क्रिया योगे क्रिया का योग रहने पर, ठीक है। क्रिया योगे, पुनः देख लीजिए, क्रिया का योग रहने पर, बिल्कुल स्पष्ट है, समझने का कुछ है ही नहीं है इसमें। तो क्रिया योगे माने क्रिया का योग रहने पर क्या होता है, तो कह रहे उपसर्गाः। उपसर्गा माने उपसर्ग संज्ञा। क्या होता है? उपसर्ग संज्ञा हो जाती है। ये संज्ञा है, ठीक है। ये क्या है? संज्ञा है और वो संज्ञी है, ठीक है। तो क्रिया योगे माने क्रिया का योग रहने पर क्या होता है, तो उपसर्ग संज्ञा होती है। क्रिया का योग रहने पर उपसर्ग संज्ञा होती है। जहां क्रिया का योग होगा वहां क्या होगी? उपसर्ग संज्ञा। अब प्रश्न ये उठता है, किसका क्रिया का योग रहने पर उपसर्ग संज्ञा होगी? तो इसी के ठीक पहले का सूत्र है प्रादयः। कौन सा सूत्र है? प्रादयः। ये है 1, 4, 58 का, ठीक है। 1, 4, 58 में ये पाणिनि जी ने प्रादयः कह करके एक प्रादिगण बना दिया। अब आप लोग गण पाठ को देखेंगे तो वहां प्रादिगण है। प्रादिगण में टोटल 22 शब्द पढ़े गए हैं, ठीक है। कितने शब्द हैं? 22 शब्द हैं। ये आप लोगों को याद भी होंगे और जिनको नहीं याद है वो इसे जरूर याद कर लें। ये 22 शब्दों को मैं लिखूंगा नहीं, मैं केवल उच्चारण कर दे रहा हूं। आप लोग भी अपनी किताब लिए हो तो उच्चारण कर लीजिए। प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वि, आंग, नी, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि, उप, एते प्रादयः, ऐसा आप लोगों के उसमें लिखा होगा, ठीक है। तो ये क्या है? प्रादि है। प्रादयः, प्रादि का बहुवचन का ही रूप है प्रादयः। हरि के जैसे आप रूप चलाएंगे तो जैसे उसमें चलता है ना, हरि, हरि, हरयः, ऐसे प्रादि ही, प्रादि, प्रादयः, ठीक है। तो ये जो प्रादिगण है, प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वि, आंग, नी, अधि, अपि, ये जो प्रादिगण हैं, इन्हीं प्रादियों का क्रिया का योग रहने पर, यही जो प्रादि हैं, प्रादि माने 22, जिन्हें आप उपसर्ग कहते हैं, वो अभी उपसर्ग नहीं है, वो अभी केवल प्रादिगण है। प्रादिगण माने प्रादिगण में पठित जो शब्द, उन्हीं को कहा जाता है प्रादयः, ठीक है। तो प्रादि एक गण है जिसमें प्र पहले पढ़ा गया, इसलिए प्रादि कहते हैं। प्र आदि यस्य सह प्रादि। तो प्र है आदि में जिसके ऐसा जो गण, उसी को हम प्रादिगण कहते हैं। उसमें कितने शब्द हैं? 22 शब्द हैं। तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं? प्रादयः। बहुवचनांत 22 होने के कारण बहुवचन का प्रयोग। यही जो प्रादि हैं, इनका जब क्रिया के साथ योग होता है, क्रिया योग माने क्रिया के साथ जब योग होता है तो उपसर्गाः, उपसर्ग कहलाते हैं। कौन? यही प्रादि, यही जो प्रादि है, प्र, परा, अप, सम, अनु, अव इत्यादि जो 22 शब्द हैं, इन्हीं 22 शब्दों का जब क्रिया के साथ योग होता है तो ये क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं, ठीक है। अच्छा, इन्हें और कुछ भी कहते हैं।
इन्हें निपात भी कहा जाता है। प्र परा अपसम अनु औ, इनको निपात भी कहा जाता है। अव्यय संज्ञा भी इनकी होती है। और ठीक इसी के बाद, निपात और अव्यय की यहां चर्चा नहीं है इसलिए हम उसको नहीं देख रहे हैं। ठीक इसी के बाद एक और सूत्र आता है गतिश्च। ये कितने का है? 59 का। तो ये हो जाएगा 1 4 60 का। ठीक है, आप अष्टाध्यायी में देखेंगे तो आप लोगों को बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। सबसे पहले है प्रादयः, 58 का है ये। 59 का आ गया उपसर्गाः क्रिया योगे, और 60 का आ गया है गतिश्च। गतिश्च कहने का मतलब ये है कि यही जो प्रादि हैं, इन्हीं प्रादियों का क्रिया का ही योग रहने पर गति संज्ञा भी होती है। उपसर्ग तो होता ही है, गति संज्ञा भी होती है। माने यही इन्हीं तीनों सूत्रों से वही जो प्रादि है प्र परा अपसम अनु और निस निर्दुष दुर्वे आंग इत्यादि जो प्रादि है, उन्हीं का क्रिया का योग रहने पर उपसर्ग संज्ञा होगी, और क्रिया का योग रहने पर उन्हीं की गति संज्ञा भी होती है। ठीक है, तो आइए वृत्ति देखते हैं क्या लिखा है। वृत्ति में इन्होंने लिखा है कि प्रादयः क्रिया योगे उपसर्ग संज्ञा स्यु। आप लोगों ने देख लिया प्रादयः ये कहां से ले आए? सूत्रेषु अदृष्टम पदम सूत्रांतराद अनुवर्तनीयम सर्वत्र। सूत्रों में जो नहीं दिखाई देने वाला पद है, वृत्ति में आप लोग जो पद देखते हैं कि प्रादयः क्रिया योगे उपसर्ग संज्ञा स्यु, प्रादियों की क्रिया का योग रहने पर उपसर्ग संज्ञा होती है। तो प्रादि तो है नहीं इसमें, केवल उपसर्गा क्रिया योग्य लिखा है। तो सूत्रेषु अदृष्टम पदम, जो दृष्ट पद नहीं है उसको सूत्रांतरा माने सूत्र के अनंतर जो ऊपर और सूत्र हैं उनसे अनुवर्तन करके ले आया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए प्रादयः क्रिया योगे उपसर्ग संज्ञा स्यु। गतिश्च से गति संज्ञा भी होती है, क्योंकि इसी के बाद का सूत्र था इसलिए हमने बता दिया। तो इतना हम लोगों ने देख लिया कि जो प्र परा अपसम इत्यादि शब्द हैं, 22 शब्द हैं जो प्रादिगण में पठित, इनकी क्रिया का योग रहने पर उपसर्ग संज्ञा होती है। वृत्ति में भी यही लिखा है कि प्रादयः क्रिया योगे उपसर्ग संज्ञा स्यु। प्रादयः माने प्रादियों की, क्रिया योगे अर्थात क्रिया का योग रहने पर उपसर्ग संज्ञा माने उपसर्ग संज्ञा स्यु माने होती है। कौन कौन से हैं? तो प्र परा अप सम अनु अव निस निर दुस दुर वि आंग नी अधि अपि अति सु उत अभि प्रति परि उप एते प्रादयः। एते प्रादयः ऐसा कह करके मानो उन्होंने कह दिया है कि जो हमने कहा था कि प्रादयः क्रिया योगे, तो प्रादयः क्रिया योगे जो हमने प्रादयः शब्द का उच्चारण किया था, इसीलिए हमने कह दिया एते प्रादयः। एते प्रादयः माने प्रादयः जो ऊपर शब्द है वो आपको समझ में नहीं आया, तो हमने प्रादियों का उच्चारण कर दिया। 22 जो शब्द हैं उनका उच्चारण करके हमने बता दिया कि एते प्रादि, यही जो 22 कहे गए हैं इन्हीं को प्रादि कहा जाता है। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई है कि ये प्रादि है और क्रिया का योग रहने पर इनकी उपसर्ग संज्ञा होती है। अब देखिए हमारे मन में एक प्रश्न आता है कि आपने एक शब्द कहा है कि क्रिया योगे। कौन सा शब्द है? क्रिया योगे, प्रादियों की क्रिया का योग रहने पर। ठीक है, अब इसी क्रिया को ही हम लोग धातु भी कहते हैं। क्या कहते हैं? धातु। तो आप पहले ये बताइए कि क्रिया किसको कहते हैं? तो दूसरा सूत्र उन्होंने लघु सिद्धांत कौमुदी में ही वरदराजाचार्य जी ने दूसरा सूत्र लिया है कि भूवादयो धातवः। ठीक है, पहले जिज्ञासा फिर समाधान। कहते हैं भूवादयो भूवादयो धातवः। बोले क्रिया का योग रहने पर आपने तो कह दिया, अब भाई क्रिया क्या होती है? तो उन्होंने कह दिया भूवादयो धातवः। अब देखिए हमारे यहाँ 10 गणी है, 10 गण में धातुएं पढ़ी गई हैं, जिनमें पहला जो गण आता है उसको भुआदि गण कहा जाता है। ठीक है, उसको क्या कहा जाता है? भुआदि गण। तो भुआदि गण आप लोग धातु पाठ खरीदेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि हमारे यहाँ 10 गण होते हैं धातुओं की, जिसमें भूधा भूआदि है, दिवादि है, अदादि है, चुरादि है, ज्योत्यादि है, क्रादि है, रुदादि है इत्यादि गण होते हैं। तो अलग अलग गणों में अलग अलग धातुओं को पढ़ा जाता है। तो भू जो धातु है, भू धातु, यह सबसे आदि में पढ़ा गया है, सबसे पहले पढ़ा गया है, इसलिए इसी को कहा जाता है
आदय माने भू है आदि में जिसके, ऐसी संपूर्ण धातुएं। अब धातुएं कितनी हैं इसमें मतभेद है, कुछ लोग 1800, कुछ 2000, कुछ 2200 कहते हैं, लेकिन हमको जो परंपरा से पता चला है वो केवल 2000 धातुओं के बारे में पता है। माने 2000 धातुएं होती हैं, एक लमसम अंदाजा लगा लीजिए, ठीक है। तो 2000 जो धातुएं हैं उनमें जो प्रथम धातु है, माने सबसे पहली जो धातु है वो कौन सी धातु है? भू। तो भू जो धातु है, भू आदय माने भू है आदि में जिनके, ऐसे संपूर्ण जो शब्द हैं उनकी धातु संज्ञा होती है। धातु हमारे धातु बहुवचन है तो धातु संज्ञा होती, धातु धातु धातव, ठीक है ना। जैसे गुरु गुरु गुरुव, ऐसे धातव। तो भू है आदि में जिसके, ऐसे संपूर्ण 2000 शब्द समूहों की धातु संज्ञा होती है। बोले ये क्या करते हैं? तो वृत्ति में देखिए लिखा होगा क्रियावाचिनो, माने क्रिया का जो वचन करते हैं, क्रिया को जो बतलाते हैं, माने होना, उठना, बैठना, आना जाना, खाना पीना, नहाना धोना, सब क्रियाएं हैं। तो क्रिया का जो वचन करें, क्रिया को जो बोले, यही लिखा है वृत्ति में कि क्रियावाचिनो भ्वादयो धातु संज्ञा स्यु, क्रिया का जो वाचन करते हैं, क्रिया को जो बोलते हैं, कौन? तो भू आदि। भू माने होना, ठीक है। ऐसे गम माने जाना, ठीक, पठ माने पढ़ना, लिख माने लिखना। तो ये क्या है? सब भू है आदि में जिसके, ऐसी 2000 शब्द, 2000 जो शब्द हैं वे संपूर्ण शब्द क्या करते हैं? तो क्रिया का वाचन करते हैं, किसी न किसी क्रिया का बोध कराते हैं, किसी न किसी कार्य का बोध कराते हैं कि चल रहा है, खा रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है, पी रहा है, नहा रहा है, धो रहा है, कर रहा है, हो रहा है, इत्यादि जो क्रियाओं का वाचन करने वाले भू आदि जो 2000 शब्द हैं, इन्हीं को धातु माने धातु संज्ञा होती है। बाहर से कोई पद नहीं आया है, इसलिए इसका खंड करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। भूआदय माने भू है आदि में जिसके, उन सभी की धातु माने धातु संज्ञा हो जाती है। तो ये भी क्या हो गई? ये संज्ञा विधायक सूत्र हो गया, ठीक है ना। इसने संज्ञा कर दी कि जो भू आदि है उनकी धातु संज्ञा होती है, उन्हें क्या कहा जाता है? धातु कहा जाता है। अब इन दो सूत्रों से हमारा तीसरा सूत्र पुष्ट होगा, जो कि वृद्धि संधि का अंतिम सूत्र है लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार। अब तीसरा सूत्र आता है उपसर्गात् धृति धातु, ठीक है। उपसर्गात् धृति धातु। अब देखिए इसमें कितने पद हैं। एक तो ये है उपसर्गात्, पंचमी है, आप लोगों को अपने आप पता चल रहा है। दूसरा ये ऋति सप्तमी है, और धातु भी सप्तमी है। जैसे हरि को हरऊ बन जाता है, गुरु को गुरु बन जाता है, ऐसे धातु को धातु, ये दोनों सप्तमी है, ठीक है ना। और ये पंचम यंत्र पद है। माने हमने सप्तमी के लिए बताया है, आप लोगों ने एक परिभाषा सूत्र पढ़ा होगा, तस्मिन् निति निर्दिष्टे पूर्वस्य, कहां पर होगा? तो ये बात यही सूत्र बतलाता है। तो सप्तमी है माने सप्तमी के स्थान पर ही कार्य होगा, ठीक है, सप्तमी को लेकर के। कहां होगा? तो उपसर्गात् माने उपसर्ग के पश्चात। अब ये सूत्र कहां का है? तो आप लोग अष्टाध्यायी में उठा करके देखेंगे तो वहां पर आप लोगों को ये सूत्र मिलेगा 91 नंबर पे। कितने नंबर पे? 91 नंबर पे। थोड़ा सा आप लोग पीछे जाएंगे तो एक सूत्र आप लोगों ने पढ़ा था आद गुण। कौन सा सूत्र है? आद गुण। वो कहां का है? 87। इसके पश्चात आप लोगों ने पढ़ा था वृद्धि रेच। ये कहां का है? 6188 का, ठीक है। ये तीनों सूत्र आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। इसके भी ऊपर आप लोगों ने पढ़ा था 84 नंबर पे। इसको अगर 84 कर दिया जाए तो 84 नंबर में आप लोगों ने पढ़ा था एकः पूर्व प्रयोग।
ठीक है, यहां से आप लोग बातें समझिए। अब इस सूत्र का आप लोग अर्थ लगाइए। कहते हैं कि उपसर्गात धृति धातु, उपसर्गात ऋति धातु। अब इसमें आत की अनुवृत्ति आ जाएगी। किसकी अनुवृत्ति आएगी? आत की। आत माने आत उपसर्गात, आत उपसर्गात। अब इसी आत को आप लोग अवर्णात भी कह सकते हैं, ये बात हम पहले बता चुके हैं। कैसे कह सकते हैं? क्योंकि आत माने होता है अ, ठीक है, अ का ही पंचम यंत्र रूप जो है वो आत है। जैसे राम, राम में कौन है? अ है, इसी का बनता है रामात, रामात बनता है। तो राम को निकाल के बाहर कर दीजिए, यही जो अ है वही बन जाता है आत। तो अ क्या है? एक वर्ण है, और वर्ण होने के कारण यहां अ को वर्ण से जोड़ दिए, अवर्णात हो गया। तो चाहे अवर्णात कहिए चाहे आत कहिए, बात एक है। ये बात हम पहले भी एक बार बता चुके हैं, एक बार दो बार कई बार बता चुके हैं। तो आत गुणा से आत की अनुवृत्ति आ गई, तो हो गया आत उपसर्गात। पहले जो केवल उपसर्गात था, अनुवृत्ति आई, क्योंकि सूत्रेषु अदृष्टम पदम सूत्रांतरा धनुवर्तनीयम सर्वत्र, सभी जगह ऐसा होता है। तो आत से अनुवृत्ति आ गई, आत गुणा से अनुवृत्ति आई आत की। आत उपसर्गात माने अवर्णात उपसर्गात, अवर्ण जो उपसर्ग है। अब अभी आप लोगों ने उपसर्ग की संज्ञा किसकी की है? 22 की। प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वी, आंग, नी इत्यादि 22 की आप लोगों ने उपसर्ग संज्ञा की है। अब उसमें से जो अवर्णात होगा, माने जिसके अंत में अवर्ण होगा, जैसे प्र है तो प्र में प है, र है और अ है। इसका मतलब ये यहां काम कर जाएगा। परा है तो परा में प है, अ है, र है और फिर आ है, ये भी यहां काम कर जाएगा। मतलब अवर्ण जिसके अंत में है वही यहां काम करेगा। यद्यप उपसर्ग सभी हैं, लेकिन अगर आत गुणा से आत की अनुवृत्ति न आई होती तो निस, निर, दुस इत्यादि में भी यह काम करता। कहीं वहां यह काम न करने लगे, इसलिए यहां से अनुवृत्ति ले आकर के और आत उपसर्गात बना दिया, अर्थात अवर्णात उपसर्गात। जो अवर्णांत उपसर्ग है उन्हीं से होगा कार्य। ठीक है, जहां आप लोगों को न समझ में आए जरूर आप लोग कमेंट कर लिया करिए। तो आत उपसर्गात अर्थात अवर्णांत उपसर्गात, अर्थात इनसे परे, पंचम यंत्र का प्रयोग है। तो आत उपसर्गात का मतलब यह है कि अवर्णांत जो उपसर्ग हैं उनसे परे जो ऋति धातु, ऋति धातु माने ऋदंत जो धातुएं हैं, उन धातुओं से अब एका पूर्व प्रयोग माने पूर्व पर दोनों के स्थान पर कोई एक, और यहां से वृद्धि की अनुवृत्ति आएगी, वृद्धि एकादेश होता है। पुनः देखिए, अवर्णांत उपसर्ग, अवर्णांत जो उपसर्ग हैं, ऐसे उपसर्ग से परे ऋति धातु सप्तमी प्रयोग है, इसलिए हमने बताया है तस्मिन् नित निर्दिष्टे पूर्वस्य, तुरंत पूर्व को होगा। ठीक है ना, तो तुरंत पूर्व और ऋति में री, इन दोनों के स्थान पर कौन करेगा? एका पूर्व प्रयोग। ठीक है, तो अवर्णांत उपसर्ग से परे अगर कोई ऋकार आदि धातु है जिसके आदि में क्या है? री है, ऐसी कोई धातु है तो पूर्व और पर दोनों के स्थान पर कोई एक माने एक क्या आदेश होगा? तो वृद्धि एकादेश होगा। ठीक है, पूर्व प्रयोग एक अथवा एक पूर्व प्रयोग दोनों बराबर है। माने अवर्णांत उपसर्ग से परे ऋकार आदि जो धातुएं हैं, अगर ऐसी कोई धातु है जिसके आदि में री आता है, ठीक है, क्या आता है? री आता है, तो पूर्व और पर दोनों के स्थान पर, पूर्व और पर कौन कहेगा? एका पूर्व प्रयोग। अगर यह 84 के पहले का सूत्र होता तो केवल री के स्थान पर होता, फिर अ के स्थान पर न होता, लेकिन ये 84 के बाद का है और इसके आगे आप लोग देखेंगे ना तो ये 111 तक चलता है। एका पूर्व प्रयोग 111 तक जाता है इसका अधिकार। तो वही कहते हैं कि अगर अवर्णांत उपसर्ग के पश्चात कोई ऋकार आदि धातु है तो पूर्व और पर दोनों के स्थान पर कोई एक, एका पूर्व प्रयोग है, मतलब कोई एक क्या आदेश होगा? तो वृद्धि की अनुवृत्ति यहां से आती है कि वृद्धि एकादेश हो जाएगा। क्या आदेश होगा? वृद्धि। ठीक है, अब हम ये देखेंगे वृद्धि किसको कहते हैं। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा वृद्धिरादैच, पाणिनि जी ने पहले ही बता दिया है। पाणिनि जी ने पहले ही सूत्र में बताया है कि आ, ऐ,
और औ की क्या होती है, वृद्धि संज्ञा होती है। इतनी बातें आप लोग ध्यान में रखिए। फिर हम इसको इरेज करके, इसको मिटा करके और आप लोगों का प्रार्थक बनाएंगे। पुनः देख लीजिए, हमारा जो मूल सूत्र है वो केवल इतना है, उपसर्गात धृति धातु। ठीक है, उपसर्गात धृति धातु में हम आत की अनुवृत्ति ले आते हैं, तो आत उपसर्गात पंचमी है, तो इससे परे, माने अवर्णांत जो उपसर्ग हैं उस उपसर्ग से परे जो ऋदंत धातुएं हैं, ऐसी धातुओं के परे रहते, अवर्णांत उपसर्ग से ऋकारादि धातुओं के परे रहते पूर्व और पर के स्थान पर कोई वृद्धि एकादेश होता है। वृत्ति में देख लीजिए, यही लिखा होगा। वृत्ति में लिखा है कि अवर्णांतात उपसर्गात ऋकारादो धातु परे। अवर्णांत उपसर्गात माने अवर्णांत उपसर्ग से परे क्या है, तो कह रहे हैं ऋकारादो धातु परे, ऋकार आदि धातु के परे रहते, माने पर में क्या हो, ऋकार आदि धातु हो, तो क्या होता है, तो कह रहे हैं वृद्धि एकादेश स्यात्, पूर्व और पर दोनों के स्थान पर कोई एक वृद्धि आदेश हो जाता है। ठीक है, अब देखिए, केवल आप लोगों को इतना समझना है, ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी, ऐसा मैं आशा करता हूं। नहीं आई है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ लिया करिए। ठीक है, देखिए, केवल इतना करना है कि उपसर्ग का क्या हो, अवर्ण हो और ऋकार हो बाद में किसी धातु का, तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, कोई एक वृद्धि। वृद्धि कितनी होती है, तो 3, आ, ऐ और औ। ठीक है, अब यहां देखिए, प्र अग्रे ऋच्छति, इसी प्रयोग को हम लोग सिद्ध करेंगे। ठीक है, प्र को अगर हम लोग खंड खंड करेंगे तो हो जाएगा प, र और अ, ऋच्छति का री और यहां हो जाएगा क्षति। बात समझ में आ रही है स्पष्टतया? अब देखो, उसने क्या कहा था, उपसर्गात धृति धातु। ठीक है, ये कहता है कि अवर्णांत आप आ जाएगा अनुवृत्ति, ये आप लोग जानते हैं, बता चुका हूं। आत उपसर्गात, तो देखिए अवर्णांत उपसर्ग है, पहले तो देखिए प्र उपसर्ग है कि नहीं, तो हमने उपसर्गा क्रिया योगे से प्र की उपसर्ग संज्ञा कर दी है, क्रिया का योग रहने पर। यहां ऋच्छति जो है ये क्रिया है, तो क्रिया का योग होने से प्र क्या हो गया है, उपसर्ग हो गया है। तो उपसर्ग कैसा होना चाहिए, अवर्णांत होना चाहिए। तो यह प्र उपसर्ग जो है हमारा वह अवर्णांत है, क्योंकि अ इसके अंत में है। ठीक है, और उसके पश्चात ऋकार आदि धातु होनी चाहिए, तो ऋच्छति धातु में आदि में क्या है, ऋकार है, तो ऋकार होने से यह ऋकार आदि धातु हो गई। तो पूर्व पर दोनों के स्थान पर कोई एक वृद्धि आदेश हो जाएगा। क्या आदेश होगा, वृद्धि। अब वृद्धि है 3, आदेश करना है 1, किसको आदेश करेंगे, तो वही स्थानांतरतमः। आकार का उच्चारण स्थान क्या है, अकु विसर्जनीय नाम कंठ, यहां भी आकार है, इसका भी कंठ हो जाएगा, माने ये अभी तक ठीक चल रहा है। री का, इनका भी कंठ है, इनका भी कंठ है, इनका भी कंठ है, कंठ तीनों का है। री का उच्चारण स्थान क्या है, ऋतु रसाणाम मूर्धा। अब न तो इसका मूर्धा है, न इसका, न इसका, तो हमने पहले भी आप लोगों को बताया है कि या तो सेम सेम मिल जाए, और अगर नहीं मिल रहा है तो थोड़ा कम रहेगा चलेगा, लेकिन विपरीत नहीं होना चाहिए। कम रहेगा चलेगा, विपरीत नहीं होना चाहिए। तो इन दोनों में तो विपरीतता आ रही है, इसलिए दोनों नहीं होंगे, और इसमें थोड़ा कम है तो कोई बात नहीं, यहां पर दोनों के स्थान पर हम आ कर देंगे। और आप लोगों ने एक सूत्र पढ़ा था, उरण रपरा, ठीक है ना, उरण रपरा, तो ये रपर अथवा लपर होकर के ही प्रवृत्त होगा। तो री है तो हमने रपर कर दिया र। ठीक है, अब यहां प, र और क्षति ऐसे हो गया। अज्झिनम पर संयोज्यम, तो यहां प्र आ की मात्रा लगा देंगे प्रा, और ये अचाम दृष्टवा अधोयाति हलश्चोपरि गच्छति, तो यहां ये क्या है, हल है, इसलिए ऊपर चला जाएगा, और ये ती आप यहां पर लगा दीजिए, प्रार्थति, प्रार्थति, ये रूप हमारा क्या हो गया, बिल्कुल सिद्ध हो गया। राइटिंग थोड़ी सी कमजोर है, बहुत अच्छे तो नहीं लिखते हैं,
फिर भी आशा करता हूं कि आप लोगों को स्पष्ट दिख रहा होगा, बढ़िया दिख रहा होगा। पुनः देख लीजिए, प्र अग्रे रिच्छति, ऐसा हमने संधि विच्छेद कर दिया है। प्र का हमने विभाजन कर दिया, अलग अलग कर दिया, तो प र और उससे अ बाहर आ गया। उसके बाद रिच्छति का री हमने निकाल करके छति को आगे लिख दिया। अब हम आते हैं अपने सूत्र की तरफ। सूत्र कहता है कि उपसर्गात धृति धातु, मतलब आत उपसर्गात, अवर्णांत जो उपसर्ग है, ऐसे उपसर्ग से, तो पहले अवर्णांत उपसर्ग हो गया हमारा प्र में देखिए अ है, अ अंत में है, इसलिए यह अवर्णांत उपसर्ग हो गया। परा में भी हो जाएगा, परा भी अवर्णांत उपसर्ग है, ठीक है ना, प्र भी अवर्णांत उपसर्ग है। परा से अगर आप बनाएंगे तो देख लीजिए, देखते हैं क्या बनता है। पर आ अग्रे री और छति, ऐसे करके आप लोग इसको भी बना सकते हैं। प्रक्रिया सब वही है, आर हो जाएगा। रूप हम जो भी निर्माण करते हैं, जो भी रूप बनाते हैं, वो कहीं शास्त्र में विहित होना चाहिए। ऐसा नहीं हम अपने मनमानी कुछ भी बना दें। नियम है, ठीक बात है, लेकिन वो क्या है कि पहले बोली आती है, बाद में वो भाषा बनती है। भाषा उसी को कहते हैं जिसका व्याकरण होता है। तो जो शास्त्रों में उपलब्ध शब्द हैं, उन्हीं की सिद्धि व्याकरण के द्वारा कराई जाती है। देखते हैं, तो परा से भी हो सकता है, क्यों? क्योंकि परा भी अवर्णांत उपसर्ग है। वही कहते हैं कि उपसर्गात, उपसर्ग कैसा हो तो आत माने अवर्णांत हो। ऐसे अवर्णांत उपसर्ग से अगर कोई रीति धातु माने ऋकारादि जो धातु है वो अगर पर में है, तो पूर्व और पर दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है? वृद्धि एकादेश हो जाता है। तो री अ और री के स्थान पर आर वृद्धि हो गई, मिला दिए, बन गया प्रार छति। ठीक है, आशा करता हूं ये तीनों सूत्र उपसर्गा क्रिया योगे, भूआदयो धातवः और उपसर्गा धृति धातु, ये तीनों सूत्र आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी कहीं कोई समस्या है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से हमसे जरूर पूछ ले। और भी जो बातें हैं आप लोग कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। और अगर कुछ एडवाइस करना है, कुछ बताना है, तो वो भी आप लोग कमेंट के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं। अथवा हमारा व्हाट्सएप नंबर आप लोगों को पता ही है, वहां से भी आप लोग व्हाट्सएप पर जुड़ करके हमें कुछ समझा सकते हैं, अथवा हमसे कुछ समझ सकते हैं, कुछ जान सकते हैं, कुछ बता सकते हैं। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही रखते हैं। यहां से आप लोगों का वृद्धि संधि का अधिकार समाप्त हो गया। अब आगे जो सूत्र आता है वह सूत्र है एंगी पर रूपम। कहां गया? विसर्ग संधि पहुंच गया। हाँ, इसके आगे जो सूत्र है वो क्या है? एंगी पर रूपम। हमने सोचा शायद हम गलत बोले हों। तो एंगी पर रूपम से पर रूप संधि का प्रकरण अब प्रारंभ होगा, उसको हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं। राधे राधे।